स्किनर। तो स्किनर बच गए हैं। स्किनर के सिद्धांत का हम देखते हैं। तो इस भाई का पूरा नाम है बीएफ स्किनर। चलिए, इनके सिद्धांत का जो नाम है इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अंग्रेजी में आप इसे कहेंगे, अंग्रेजी नाम आसान होता है ना, ठीक है, ऑपरेंट हाँ सर। कंडीशनिंग थियरी। असल में ये एक्चुअली सिद्धांत यहाँ नहीं बना, ये बना भी वैसे तो हिंदी में बना है, अंग्रेजी में भी नहीं बना है, जर्मन में बना है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी ये इनका सिद्धांत है, ठीक है। बहुत सिंपल सिद्धांत है कि हम कोई चीज़ जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, इसी पे बात कर रहे हैं सब भाई साहब। तो इनका मानना है कि हम जो सीखते हैं वो सिर्फ इस बात से नहीं सीखते हैं कि हमारे सामने जो है स्टिमुल्स क्या है, यानी कि उद्दीपन क्या है, उस पर हम क्या प्रतिक्रिया देते, सिर्फ इससे हम नहीं सीखते हैं। उद्दीपन होता है और प्रतिक्रिया है, एस आर कहिए, रेस्पॉन्स। तो अगर कोई चीज़ सामने हमें दिखा और उस पर हमने रिएक्शन दिया, इससे हम नहीं सीखते हैं, बल्कि इस पे जो रिएक्शन देने से, स्टिमुल्स के देखने से रिएक्शन हमने दिया और रिएक्शन का फल क्या हुआ, प्रतिक्रिया का फल क्या हुआ, ठीक है। तो प्रतिक्रिया का फल जो होता है उससे हम किसी क्रिया को या किसी कार्य को दोहराने के लिए तत्पर होते हैं, ठीक है। अब किस पे आ गए ये भाई साहब, फल पे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बिहेवियर इज शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। बताइए क्या होगा इसका अर्थ। सुकृति आप बताइए, बिहेवियर इज शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। सर जो भी रिजल्ट आने वाला है उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है। हाँ, कर्म फल जो है हमारे व्यवहार को, कर्म फल हमारे व्यवहार को आकार देता है, कह सकते हैं या नहीं कहेंगे। हमारा व्यवहार कैसा होगा वो इस बात से तय होता है कि उसका कर्मफल क्या हुआ है, यानी कि परिणाम क्या हुआ है। तो अब ये किस बात पे आ गए, ये एस आर पे नहीं है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया पे नहीं है, स्टिमुल्स और रिएक्शन से हम नहीं सीखते हैं, बल्कि रिएक्शन देने के बाद, इसको बहुत सिंपल में कह दीजिए तो किसी कार्य के करने के बाद उसका फल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उस बात से हम सीखते हैं। क्लियर, बताइए क्लियर है। हाँ सर। आरती आप बताइए क्लियर है। जी सर जी। अब आ जाइए फल, ठीक है, या परिणाम। फल या परिणाम। परिणाम, अगर आप किसी काम को करेंगे तो क्या उसका परिणाम हमेशा सुखद आएगा या दुखद भी आ सकता है। दुखद भी आ सकता है। सुखद भी आएगा और दुखद भी आएगा, ठीक है। अब इसी को कहते हैं कि आप किस काम को जो है उसका जो परिणाम मिला, तो किस काम को आप दोहराएंगे और किस काम को नहीं दोहराएंगे। तो ये भाई साहब दो सिद्धांत लेके आते हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। इन सब का है ना कीवर्ड याद रखिएगा, जिस तरह से सब्स्टिट्यूट एंड एसोसिएशन उनका है, इनका जो शब्द है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, यानी कि हिंदी में से कहेंगे पुनर्बलन और दंड, ठीक है। तो किसी काम को आप बार बार तब दोहराइएगा जब उसका परिणाम सुखद हो, ठीक है। अब बच्चा ने कोई अच्छा खेल खेला और उसको आपने पुरस्कार दिया, अच्छा पढ़ाई किया, अब किसी व्यवहार को दोहराने की यहाँ जो संभावना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यस सर। हाँ, तो जो बार बार कोई चीज़ हो रीइंफोर्समेंट कराने के लिए
आपको जो है परिणाम के बाद जो है कुछ देना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो प्रक्रिया बार बार दोहराए, ठीक है। तो री के लिए आप देखेंगे कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो आप उसे पुरस्कार देते हैं, शाबाशी देते हैं, तारीफ करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए वही बच्चा है और वो पढ़ने में अच्छा है, फिर भी उसका बुली किया जाता है या किसी प्रकार से है ना कि कोई नकारात्मक चीज किया जाता है, तो क्या वो अच्छा अगली बार पढ़ेगा? नहीं सर। सर नहीं पढ़ेगा। बस इतना ही इनका सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अब कोई इसका पैराफ्रेजिंग कीजिए, स्किनर के सिद्धांत से आप क्या समझे? रेनू बताइए क्या है स्किनर का सिद्धांत अपने शब्दों में। यानी कार्य करने का जो सुखद और दुखद अनुभव हो रहा है ना, उसमें सुखद का आप बताएं कि हाँ पुरस्कार देकर भी उसको मोटिवेट कर किया जा सकता है, और जो उसका दुखद है तो वो कैसे स्पष्ट नहीं। चलिए रोशनी आप बताना चाहेंगे कि आप क्या समझे? और थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलिएगा, आवाज थोड़ा सा पिच ऊपर करके। सर जो क्या नाम है, जो हम कार्य करते हैं, जो उसका फल होता है उसका नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सर इस एक जगह की मेरे को क्लियर नहीं था, जब पॉजिटिव होता है तो वहाँ चीजें रुक जाती हैं बढ़ती हैं। पॉजिटिव जहाँ चीजें होती है वहाँ चीजें, देखिए हम कैसे कोई सीखेंगे या कैसे कोई चीज दोहराएंगे वो इस बात पे है, यानी कि रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन होगा वो कैसे होगा कि अगर उसका परिणाम सुखद निकला, ठीक है, और वो परिणाम सुखद से है कि पुरस्कार देते हैं, तोहफा देते हैं या आप उसको शाबाशी देते हैं। चलिए आरती आप बताइए आप क्या समझे? सर जो स्किनर का सिद्धांत है वो व्यवहारवादी है। उसमें व्यवहार को बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है। वो लेकिन हाँ जी बोलिए। हाँ, वो व्यवहार को बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, जो मंदबुद्धि बालक लेकिन होते हैं। हाँ, उसके बाद मिलने वाले जो भी परिणाम है और हम उसको सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के बाद। चलिए कि आप अगर चाहते हैं कि कोई अच्छा काम बार बार हो तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? रीइंफोर्समेंट, हाँ, पुनर्बलन और पुनर्बलन की आवश्यकता होगी, बस इतना ही है। पुनर्बलन के लिए आप कई चीजें अपना सकते हैं, जैसे अगर आप किसी को शाबाशी देते हैं तो वो क्या है? पुनर्बलन है कि वो किसी चीज को रीइंफोर्समेंट है कि वो चीज को दोबारा करे, ठीक है। और अच्छा गुण किसी में आपको डेवलप करना है तो ये चीज आप करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब ये कहते हैं कि कोई हेलो, हाँ इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में ना छोटी क्लासेस में क्या होता है, वो जो आपने रीइंफोर्समेंट की बात की है ना, तो जैसे छोटे बच्चे अगर सपोज कोई अच्छा काम करके लाते हैं तो टीचर उनके हाथ पे ना स्टार बना देते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम से ना वो उसी काम को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मतलब बहुत प्रचलन है हमारे प्राइवेट स्कूल्स में। हाँ, तो वो जो नर्सरी है, नर्सरिंग वाला स्कूल है, तो वहाँ ये बार बार इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो छोटे बच्चे के लिए जो बिहेवियरिस्ट चीज़ है वो ज़्यादा उपयोगी है। और जैसा कि इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे तो इसमें एक कबूतर को रखा था, एक चूहे को रखा था, इसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर जो एक ताला रखा और कबूतर है, तो इस पे है ना कि बार बार दबाने से यहाँ खुलता है तो दाना मिलता है, तो अगली बार ये कोई काम करता है तो ये जल्दी सीख जाए, जल्दी कर लेता है। तो ये इनका सिद्धांत था। चलिए अब दूसरे व्यक्ति अब हम लोग आ जाते हैं कॉग्निटिव वाले पे। ये तीन ही थे
और कॉग्निटिव वाले जो है ये महत्वपूर्ण है, ये इनके सिद्धांत को खारिज करता है, पूरे व्यवहारवादियों को क्या करते हैं, खारिज करता है। और व्यवहारवादी को खारिज करने का तरीका ये है कि ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत है उस बात पे है, ठीक है, कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया, ठीक है, स्टिमुलस और रिएक्शन प्रतिक्रिया पे है। क्या इंसान जो है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया से ही सीखता है, और यदि सीखता है तब ये इंसान नहीं है, ये यांत्रिक है, ठीक है। एक तो मशीनीकरण हो गया, ठीक है, वो जैसा देखेगा वैसे व्यवहार करेगा। क्या इंसान के पास अपना सूझबूझ नहीं है, तो ये लेके आते हैं भाई साहब सिद्धांत, उनका नाम है, ये इसमें 3 है, देखेंगे आप, एक कोहलर हो जाएगा और एक है जीन पियाजे हो जाएगा, एक भाई साहब। तो इनमें जो देखेंगे कोहलर का सिद्धांत सबसे प्रमुख सिद्धांत है, कोहलर, ठीक है। कोहलर जो थे ये गैस्टलैटवादी थे, गेस्टाल्टवादी। अब ये कहिए गेस्टाल्ट क्या है, पहले ये आ जाते हैं। जो जर्मन है वहाँ एक तरह के, जैसे आप कहते हैं ना कि आप की विचारधारा टाइप पे, तो वहाँ क्या है, जर्मन में दर्शन का बहुत विकास हुआ, तो वहाँ जो है एक तरह के ये ग्रुप था, गेस्टलाइट वाले सब। ये ग्रुप क्या करता था, इनका जो सोचने का ढंग था या काम करने का ढंग था, तो ये कहते थे कि किसी चीज़ को आपको समझना है तो कैसे समझिएगा। 2 दृष्टिकोण है, किसी चीज को आप समझेंगे तो कैसे समझेंगे। एक है है कि खंड खंड में समझना किसी चीज को खंड खंड करके समझिए, और दूसरा है किसी चीज को समग्रता में समझिए। आप जैसे कविता पढ़ते हैं तो उसे कैसे समझते हैं, या कहानी पढ़ते हैं तो उसे कैसे समझते हैं, क्या उससे समग्रता में समझते हैं उसे, या खंड खंड में समझते हैं। बताइए, कोई कहानी जो आपको बहुत पसंद है उसको आप देखिए कि उसको आपने कैसे समझा। सर खंड खंड में, मतलब ब्रेक करके समझते हैं। बताइए कि कोई कहानी जो आपको बहुत पसंद हो उसको आपने कैसे समझा, उसको पात्र, उसके वातावरण, उसके जो चरित्र है, भाषा शैली है, उसके शिल्प है, शैली है, उसको अलग अलग रख के आप जो समझे, या उसको है ना कि सबको मिला के आपका एक कंक्लूजन आया, समग्रता में, इसको समझे आप। रोशनी आप बताइए। सर उसकी भाषा जो है, उसके चरित्र है, जो उसमें संवाद है, उन सब चीजों को पढ़ के समझते हैं। पढ़ के समग्रता में या खंड खंड में? नहीं सर, समग्रता में ही समझते हैं। कविताओं को कह सकते हैं, खंड खंड में समझ सकते हैं थोड़ा। आप देखेंगे कि जब आप एक आ जाएंगे फुल टाइम रिसर्च में, स्कॉलर में आ जाएंगे, तब आपसे आग्रह किया जाएगा कि किसी चीज को आपको समझना है तो उसको समग्रता में समझिए। अगर खंड में आप समझेंगे तो हो सकता है कि आप वैष्णव हो जाए, यानी कि कोई चीज जो घटना होती है, ठीक है, तो उसको आप समग्रता में समझेंगे। अगर किसी एक खंड में आप समझेंगे तो हो सकता है, मान लीजिए कोई, इसको बहुत सिंपल समझिए कि कोई चीज होता है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, करता है या एक ही फैक्टर काम करता है? नहीं सर, सभी फैक्टर काम करते हैं। बहुत सारे फैक्टर। तो आप जब सभी फैक्टरों को एक साथ देखकर किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? समग्रतावादी दृष्टिकोण। और ये समग्रतावादी दृष्टिकोण किसने दिया था? गेस्टलैट है उसने दिया था, गेस्टलैट वादियों ने दिया था। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब फिर से समझा दीजिए तो, कैसे बोले खंड खंड में समझने से? एक बच्चा है, मैं नहीं समझ पाई, हाँ, कि क्यों नहीं खंड खंड समझ, मैं वैसे ही ज्यादा करती हूँ इसलिए पूछी। आप क्लास में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्टिव रहिए।
एक बच्चा है जो पढ़ नहीं, मतलब है ना कि क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको उसका मूल्यांकन कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? एक चीज है कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता इसलिए वो नहीं पढ़ता है। एक चीज अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर आप उसको एक खंड हो गया, अगर एक फैक्टर हो गया, अगर आप उसे संपूर्णता में देखेंगे तो उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी जो अपनी मनस्थिति है, ये उसका जो बौद्धिक क्षमता है वो, ठीक है, क्लास का माहौल है वो, टीचर उसके साथ कैसे व्यवहार करता है वो, तो जब ये सारे फैक्टर मिला के आप देखिएगा तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? समग्रतावादी। आप किसी चीज को समग्र रूप में देख रहे हैं, अकेले एक फैक्टर को नहीं देख रहे हैं। ठीक है जी ठीक है। इतना सिंपल सिद्धांत सब तो दिया है भाई साहब ने। चलिए सर कविता पर भी लागू होगा समग्रतावादी फिर? कविता पे भी नहीं लागू, कविता पे भी लागू होगा समग्रतावादी। पहले चलता था, आप खंड खंड में देखते थे, लेकिन अब तो चीजें बदल गई है। ठीक है, और ठीक है, तो आप जो है समग्रता में देखते, बहुत दिनों तक ये सिद्धांत रहा है। ठीक है, रोला बार्थ जो आके है, नहीं, जैक देरिडा ने आके जब तक विखंडनवाद का सिद्धांत नहीं दिया था तब तक। खैर आइए हम देखते हैं कोहलर का सिद्धांत क्या है। देख ले, कोहलर के जो सिद्धांत का नाम है, इनका है इंसाइट या सूझ द्वारा सिद्धांत। इंसाइट, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि। अब ये सिद्धांत इनका काफी आसान सिद्धांत है। ठीक है, चलिए एक तो आप ये समझ गए कि व्यवहारवादियों को क्या आलोचना की, इसके बाद इनकी सिद्धांत आ जाइए सूझ या अंतर्दृष्टि। दो शब्द है इसमें, इससे आप समझ सकते हैं। पहला शब्द है इंस्टिंक्ट और दूसरा शब्द है इंटेलिजेंस। दूसरा शब्द है इंटेलिजेंस। हिंदी में लिख दे। जी सर। इंटेलिजेंस को क्या कह देंगे? बुद्धि। बुद्धि कहिए या आप प्रज्ञा कहिए। इंस्टिंक्ट को क्या कहेंगे बताइए? सुकृति आप बताइए क्या कहेंगे इंस्टिंक्ट को? आवेग, आवेश, क्या होता है इंस्टिंक्ट? सर इंस्टिंक्ट की एक्चुअल हिंदी तो मुझे नहीं पता है, हम लोग उसको नहीं बोलते हैं, सिक्स सेंस थोड़ा वर्क करता है और नहीं वो नहीं है। गट फीलिंग भी बोलते हैं। गट फीलिंग? हाँ, लेकिन हिंदी मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता उसमें दिक्कत नहीं है, समझने की आप चाव रखते हैं, ये दिक्कत है, ये अच्छी चीज है। इसको कहते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति। बहुत आसान है इसको समझना। आप देखिए हमारे पास ये दोनों चीज होता है। किसी ने आपको उकसाया और आपको क्रोध आ गया और आपने उसका नाक तोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा? ये होता है ना फर्स्ट इंस्टिंक्ट, पहला विचार। मतलब हमारा जो मन है उसका क्या है, जे मतलब कोई चीज देखेगा सामने आया तो वो पहला इंस्टिंक्ट होगा। फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है अब आपको बताते हैं सिंपल, इसको और एग्जांपल में समझिए। एक कॉर्पोरेट कल्चर है, एक बॉस है और वहाँ विद्यार्थी है, सॉरी विद्यार्थी कह रहा हूँ, वहाँ एक मैनेजर है या आगे कोई ऐसे काम करने वाले हैं, और बॉस जो है उस बच्ची को या उस लड़के को डांट रहे हैं। बच्ची का प्रतिक्रिया क्या होगा? पहली प्रतिक्रिया, और सबके सामने डांट रहा है, तो वो चुप रहेगी या फिर रोएगी? चुप रहेगी, रोएगी, गुस्सा आएगा अगर उसने गलत शब्द का प्रयोग किया तो। गुस्सा तो आएगा सर। पहला इंस्टिंक्ट है गुस्सा आएगा, और अगर ये गुस्सा ज्यादा उसने कर दिया तो उसको रोएगी। ठीक है, रोना आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए ये दोनों चीज होता है क्या? वो बच्ची है वो गुस्सा दिखाती है या रोती है? सर वो दिखा तो नहीं पाते लेकिन अंदर अंदर तो आता है गुस्सा। हाँ वो तो आएगा ही। ये क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
कि कोई घटना को देख के, कोई चीज को देख के आप क्या कहते हैं, आपकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, जैसे गुस्सा, हास। कई जगह आप ऐसे होते हैं कि वहां बैठे रहते हैं, आपको हंसी आ रही होती है, आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, होता है ये। तो आपकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आप ये, और ये कई बार बहुत खतरनाक भी होती है, ठीक है। तो आप स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखा नहीं सकते, तब आप लेते हैं बुद्धि का काम, वहीं आता है इंटेलिजेंस काम करता है, ठीक है। तो आप पूरे परिवेश को समझते हैं कि यहाँ मुझे गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना है, ठीक है। और यदि मैंने गुस्सा दिखा दिया तो हो सकता है कि मतलब जॉब से बाहर कर दिया जाए। अब देखिए आपने कैसे समझा, पूरे वातावरण को समझ के आपने प्रतिक्रिया दिया, यानी पूरे वातावरण से अंतःक्रिया करने के बाद आपने रिएक्शन दिया। तो यहाँ क्या है, जो आप रिएक्शन देते हैं वो किस चीज को समझ के, अपनी सूझ का इस्तेमाल करके दिए। वही बच्ची घर आया, उसके माँ या बाप कुछ बोल के देखे, अब देखिए वो जो फटेगी, होता है नहीं होता है, या भाई होता कुछ है बोल सर, क्या, होता है। अब यहाँ वो अपने भाई को कूट सकती है, क्योंकि उसे लगता है यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है, वहाँ वो दिखा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है। हम मनोविश्लेषण बाद जब पढ़ेंगे तो और इसी डिटेल में आप देखेंगे। फर्स्ट जो 3 मन होता है, उसमें पहला जो मन होता है, ठीक है, चेतन मन, चेतन, अवचेतन और जो है अचेतन मन। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा वही होता है, हम इसे है ना कंप्रेस कर करके दबाते हैं, ठीक है, और अपनी सूझ या बुद्धि से हम काम लेते हैं। तो इस भाई साहब का सिंपल सिद्धांत ये था कि जो हमारा SR है वो इंस्टिंक्ट पे टिका हुआ है। किस पे टिका है, SR जो है इंस्टिंक्ट पे टिका हुआ है, जबकि हम इससे नहीं सीखते हैं, हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके सीखते हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल, इन्होंने एक पिंजरा रखा और पिंजरे में एक टेबल था, यहाँ एक केला लटका हुआ था और यहाँ एक चिंपैंजी था। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। तो अब क्या है कि स्थिति ऐसी है कि ये भाई साहब जो चिंपैंजी है यहाँ से केला नहीं पा सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये खड़ा होके ही केला पा सकते हैं, केला पकड़ सकते हैं या ले सकते हैं। अब क्या है, ये उछल कूद मचाएगा, ठीक है। फिर इसे अचानक से सूझबूझ पैदा होता है, और वो सूझबूझ क्या है, इस पे हम चढ़ के केला ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार किया, फिर इसने क्या किया, एक दूसरा बॉक्स लिया, इसमें है ना 2-3 टेबल रखा, ठीक है, और इसकी ऊंचाई बढ़ा दी। अब ये केला है एक टेबल पे बैठ के प्राप्त नहीं कर सकता, ये इसको 2 को जोड़ के ही प्राप्त कर सकता है। तो फिर ये 2 को या 3 को जोड़ के प्राप्त करता है। फिर एक और लिया, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, केला को पिंजरे से बाहर रखा और यहाँ एक छड़ी को रखा, ठीक है। और शर्त ये है कि केला जो है ये पा सकता है, हाथ से नहीं पा सकता, ये छड़ी से ही खींच सकता है। फिर ये छड़ी का इस्तेमाल करके ले लेते हैं। चौथे में इसने क्या किया कि केले की और दूरी रखा और 2 छड़ी रखा, फिर ये छड़ी को जोड़ के केला को लिया। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या दिखाया कि हम जो सीखते हैं वो अपने इंटेलिजेंस से सीखते हैं, प्रतिक्रिया से सीखते हैं। क्या कहते हैं, अपने इंस्टिंक्ट से न सीख के हम अपनी इंटेलिजेंस से सीखते हैं, सूझ से सीखते हैं, अंतर्दृष्टि से सीखते हैं। और ये अंतर्दृष्टि हमारा कैसे होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि पूरी चीजों को पूरी समग्रता में देखने के बाद हम